नमस्कार मित्रों, भाई सी लर्निंग स्टूडियो से काफी समय के बाद एक ऐसा इंटरव्यू लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं जिसमें आज एक युवा शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज उस युवा शख्सियत का आपको पहले परिचय दे दूं। मेरे साथ में है श्री महिपाल जी सेजू। और महिपाल जी सेजू, इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत स्वागत सर आपका अपने मित्रों, ऐसा है, मैंने कई सीनियर लोगों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज एक 25 वर्षीय युवा मेरे सामने है। 75 वर्ष के एक व्यक्ति के सामने जब 25 वर्ष का युवा हो, आप ये देखिए 3 पीढ़ियां आपके सामने एक अनुभव लिए बैठी है। तो आपके सामने जो शख्सियत आज है, जिनका मैं आपको परिचय करवाता हूं, वो परिचय भी करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति नीमला में एक छोटे से गांव में पैदा होकर के जापान तक अपनी यात्रा को ले जाता है, ऐसे युवा के व्यक्तित्व से आप जरूर मिलना चाहेंगे। ये है महिपाल जी सेजू और वर्तमान में ये जापान में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। आगे मैं बात करूं इससे पहले, महिपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि निमला में जो एक बहुत छोटा गांव है, तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। मैं बाड़मेर के नीमला गांव में पैदा हुआ। फिर उसके बाद जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुई वो बाड़मेर के अंदर ही हुई। जो 6 तक की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो बाड़मेर के अंदर कंप्लीट हुई। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी अभी रिटायर्ड, वन विभाग से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब वो रिटायर्ड हुए तो फॉरेस्ट रेंजर थे और अभी वो रिटायर्ड होके अभी घर पे अपना पिताजी की ड्यूटी यहाँ होगी जी, और आप शहर में आ गए और आपकी 5वीं तक की कक्षा जी। यहाँ हुई। 6ठी क्लास के बाद में आपका एजुकेशन का सफ़र कैसा रहा? ये भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है। 6 तक जब मैं प्राइमरी एजुकेशन हमारी बाड़मेर में हुई, उसके बाद एजुकेशन के पर्पस के लिए पिताजी ने हम 3 भाइयों को, हम 3 भाई और एक बहन है, तीनों भाइयों को जोधपुर भेजा, जहाँ पे जोधपुर भेजने का कारण क्या रहा? क्या यहाँ एजुकेशन नहीं थी जैसा पिताजी चाहते थे, या जोधपुर में अपने कोई रिश्तेदार थे? जोधपुर में 2006 में हम बाड़मेर से जोधपुर के ओर गए जी। और सबसे पहला कारण तो मैं एजुकेशन ही मानूंगा। उसके बाद जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी मेडिकल फील्ड में अपनी रुचि दिखाई, तो उनके एडमिशन के लिए वो जोधपुर जा रहे थे, तो उनके साथ साथ हम 2 भाई भी अपने एजुकेशन के लिए जोधपुर शिफ्ट हुए। अच्छा, जोधपुर जब आप गए तो आप गवर्नमेंट स्कूलों में ही रहे या प्राइवेट स्कूल में टर्न हो गए? जोधपुर जाने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में हमने दाखिला लिया और हमारा माध्यम शुरू में हिंदी माध्यम था और वो इंग्लिश मीडियम में चेंज कर दिया। अब यहाँ बहुत बड़ा टेक्निकल इशू ये आ रहा है दोस्तों, आप ये समझिए कि 5वीं तक जिस व्यक्ति का मीडियम हिंदी रहा हो और जोधपुर जाने के बाद में वे सीधे इंग्लिश में आ गए, तो आपको क्या प्रॉब्लम महसूस हुई? ये इसमें काफ़ी एक अच्छी स्टोरी है। जो शुरू में जब अंग्रेजी माध्यम में दाखिला हुआ, तो जो शुरू का 1 महीना होता है, तो मैं शुरू में हिंदी माध्यम में था, तो अंग्रेजी माध्यम में जाने के बाद सारा जो भी टीचर बोर्ड पे लिखते थे वो कर्सिव राइटिंग में होता था, और जो भी टीचर समझा रहे हैं वो सब कुछ इंग्लिश मीडियम में, तो पूरा इंग्लिश में चलता था। तो वहाँ दिक्कत नहीं आई आपको? शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। कुछ बोर्ड पे जो लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था, टीचर क्या समझाना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था। तो वहाँ नर्वस नहीं हुए आप? वहाँ पे एक वक्त के लिए मैं नर्वस इसलिए हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि स्कूल में हमेशा जब भी जाता था तो कुछ सीखने के पर्पज से जाता था, पर उस 1 महीने में ऐसा लग रहा था कि कुछ सीख नहीं रहा हूँ। नहीं, तो आपको उस समय लगा नहीं कि अब मुझे इंग्लिश मीडियम छोड़ देना चाहिए? जी, ये मैंने अपने घर पे आके अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ डिस्कस किया जी, और वो इस बात को उन्होंने भी सीरियसली लेते हुए वो वापस जिस स्कूल में मैं था उसमें जाके उन्होंने डिस्कस किया कि इसको इंग्लिश मीडियम से वापस हिंदी मीडियम में चेंज करवाना है। जो हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उन मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि महिपाल यहाँ
इंग्लिश मीडियम में अपने आप को सेट नहीं कर पाए और उन्होंने अपने गार्जियन से कहा कि मैं पुनः हिंदी मीडियम में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन सी चीज़ थी कि जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, इंग्लिश मीडियम ठीक है? तो जब पिताजी स्कूल में माध्यम हिंदी माध्यम में वापस दाखिला कराने के लिए जब स्कूल गए, तो वहाँ पे जो फीस कलेक्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे एक जहाँ वहाँ रहते थे उनके ही किराए पे एक वंदना मैम थी, वो जो ये सारे जो मीडियम चेंज करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप उधर ट्राई कीजिए और अगर आपको लगे 1-2 महीने में कि नहीं हो पा रहा है तो हिंदी मीडियम की तो स्कूल हम कर देंगे, उसके आपको कोई टेंशन नहीं। तो मैं 1-2 महीने वहाँ पे ट्यूशन गया। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे फर्स्ट क्लास में जो कर्सिव राइटिंग से ABCD सीखते, मैंने 6th क्लास से अपना वो सीखना चालू किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारी मैडम ने हमको शुरू से गाइड किया और फिर धीरे 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 इंग्लिश मीडियम में इंटरेस्ट आने लगा और जो भी स्कूल में पढ़ा रहे थे फिर उसमें रुचि बढ़ती। महिपाल वहाँ से इंग्लिश मीडियम में चले गए और उसके बाद में सीनियर स्कूल आपकी, सीनियर एजुकेशन आपकी जोधपुर से ही हुई? जी। यह सीनियर किस विषय में लिया किया आपने? 6 से 10 तक जोधपुर में एजुकेशन हुई, फिर 11th के लिए IIT की प्रिपरेशन के लिए कोटा। अच्छा, आप कोटा चले गए। उन दिनों में कोटा जाने का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा क्रेज है, क्योंकि कोटा IIT के लिए एक हब माना जाता है। अच्छा, वहाँ चले गए आप और आपने IIT की तैयारी सीनियर के साथ में शुरू की? जी। अच्छा, रिजल्ट क्या आया? शुरुआत में 12th के साथ एक बार IIT का एग्ज़ाम दिया, जिसमें IIT की खड़गपुर में कोई नीचे वाली ब्रांच मिली थी। उस वक्त इतना एग्ज़ाम अच्छे से गया नहीं था। अच्छा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इतनी अच्छी रैंक न मिलने के कारण एक बार मैंने अपने माता पिता और परिवार से डिस्कस किया कि एक अटेम्प्ट मेरा बाकी, एक अटेम्प्ट और देख आप के। उस समय नर्वस नहीं हुए? नर्वस जिंदगी में मुझे लगता है कि नर्वस का डाउट होना, सेल्फ डाउट होना। जो हमारे युवा मित्र सुन रहे हैं उन्हें आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? भाई, नर्वस आप हुए नहीं हुए? हमारे कई मित्र नर्वस हो जाते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? नर्वस मुझे लगता है कि एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जो भी हम चीज़ करते हैं, जो भी नई चीज़ होगी, तो उसमें नर्वसनेस तो काफ़ी स्वाभाविक है, जो कि नेचुरली होनी है। बट हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। सेल्फ डाउट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ठान लिया करना है तो करना है, नर्वसनेस से तो डर यहाँ महिपाल रुके नहीं और उन्होंने अपने आप को ज़्यादा मजबूत किया और फिर आगे बढ़े आप, और सेकंड टाइम में आपका IIT में हुआ। जी। कहाँ हुआ? सेकंड टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया, फिर ऑल इंडिया AIR 251 आई। उसके बेसिस पे मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से IIT दिल्ली में आपकी IIT पूरी हुई। तो उसके बाद में आपने जॉब के लिए उन्हीं दिनों में कोई कंपनीज आ गई या आपको दूसरे लोगों की तरह दौड़ना पड़ा? IIT दिल्ली में जब 7th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो प्लेसमेंट का एक मंथ होता है, जिसमें हर देश विदेश से, हर देश से कंपनी आती है। जो बच्चों को जिसका इंटरेस्ट है, जो उनको लगता है कि कैपेबल है, उनका इंटरव्यू लेती है और उसमें अपना ऑफर लेटर या जो भी उनकी जॉब है। तो 7वां सेमेस्टर जब आपका पूरा हुआ और कुछ कंपनियां आई, तो आपका सिलेक्शन किस कंपनी के लिए हुआ? जी, तो 7th सेमेस्टर में जब कंपनीज आई थी तो मेरा 3 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। एक बेंगलोर में IT की कंपनी थी, एक साउथ कोरिया में एक कंपनी थी और एक जापान में कंपनी थी। तो इन तीनों में मुझे सेलेक्ट करना था, तो उसमें मैंने जापान को सेलेक्ट किया। उसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ ये भी रही कि जो मेरा सहपाठी था वो पिछले साल ही जब मेरा इंटरव्यू हुआ, वो जापान में इंटर्नशिप करके आया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उस 2 महीने के एक्सपीरियंस में बताया कि जापान काफ़ी टेक में आगे है, काफ़ी एक अच्छा देश भी है और एक बार आप जाके ज़रूर देखना अगर मौका मिले। तो उसके थॉट प्रोसेस को भी मैंने अपने सिलेक्शन में डाला और फिर जापान जाने का निर्णय लिया। आपको जापान का रास्ता दिखाने वाले आपके अपने दोस्त। जी। यहाँ हमारा एक प्रश्न ये है कि जब हिंदुस्तान में ही आपको IIT के लिए जॉब मिल रहा था, कोरिया के लिए मिल रहा था, जापान के लिए मिल रहा था, तो आपके पेरेंट्स ने कहा नहीं हमें विदेश नहीं जाना है, यहीं रह करके? क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाहर की पूरी रोटी से घर की आधी रोटी अच्छी है। तो आपको ऐसा लगा नहीं? शुरुआत में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था बेंगलोर की कंपनी में, उसमें मेरा सिलेक्शन तो हो गया था। मेरे जो कैपेबिलिटीज़ जो भी इंटरव्यू ने देखी उस बेसिस पे उन्होंने मुझे लिया था, पर जो जॉब की प्रोफाइल थी वो जो मैं जॉब करना चाहता उससे काफ़ी अलग थी। अच्छा।
सैलरी उसमें ज़्यादा थी, बट फिर भी जो मैंने जॉब चूज़ की, जो भी सेलेक्ट की, उसमें मेरा जॉब प्रोफाइल और जो मैं करना चाहता था उससे रिलेटेड काम था, तो इसलिए मैंने वो आपने सेलेक्ट कोई चैलेंज नहीं लिया? किया। जी आपको लगता था कि जो प्रोफाइल मेरे लिए है लेकिन इसमें चैलेंजेस ज़्यादा है, जी। ऐसा नहीं था क्या? वो जो जॉब थी वो बिल्कुल ही कोर ब्रांच से रिलेटेड थी, अच्छा। उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं। और जब मैं वो जब सॉल्व करता था, जब कॉलेज में भी अपने 4 साल बिताए, तब इतना मुझे लगता था कि उसमें दिमाग लग नहीं रहा है, कुछ भी टफ नहीं लग रहा उसमें, बहुत अच्छा, ही गुड गुड गुड, हाँ। नेचुरली वो चीज़ हो रही है। तो मुझे लगा कि जब इस यंग एज में अगर मैं उधर ज्वाइन करता हूँ तो कोई ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। तो शुरू से मेरा यही मानना रहा है, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि मुश्किल है, वो हमेशा आपको ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती। दोस्तों, यहाँ महिपाल बहुत अच्छी बात कह गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ आपको लगता है कि इस काम में चैलेंजेस हैं, ये टफ है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हम लोग वहाँ हट जाते हैं। लेकिन महिपाल सेजू हटे नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसे स्वीकार करूंगा, और स्वीकार करके आपने जापान जाना तय कर लिया। जी। जब आप पहली बार जापान गए, कैसा लगा? सबसे पहले तो सपनों जैसा लग रहा था। विदेश में, इंडिया के बाहर कोई भी देश में कभी घूमा नहीं था, तो सबसे पहले तो एक फॉरेन जाने का जो एक बच्चे में दिमाग में रहता वो था। और दूसरा, सबसे जो पहला मुझे चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई, वो वहाँ की साफ़ सफाई और जो भी कल्चर है वहाँ पे, जो भी लोगों का बर्ताव है, किस तरीके से वो हर चीज़ फॉलो करते हैं, पंक्चुअलिटी हो गई, क्लीनलीनेस हो गई, वो सब मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक की। आपके घर वालों ने आपको कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? क्या शुरुआत घर में वाले भी बड़े खुश हुए? हमारे यहाँ एक दिमाग में इमेज रहती है कि चाइना जापान और जो भी ये लोग हैं, एक ही देश है ये। अच्छा। तो वो घर वालों को शुरू में समझने में दिक्कत हुई, फिर भी उन्होंने जब जापान का नाम सुना तब खुश हुए और उन्होंने भी जापान जाने के लिए आप जब कोटा में थे, जी। तो क्या आपके फादर साहब, आपके बड़े भाई साहब, जो अभी पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग साथ में रहे, या आप अकेले ही वहाँ हॉस्टल में रहे? इसमें भी मैं समझता हूँ, आज मुड़ के अगर पीछे जो ज़िंदगी में जो भी स्टेजेस जो भी थे लाइफ के, तो उसमें घर वालों का सबका स्ट्रगल था। जब जोधपुर गए, जब पिताजी बाड़मेर पोस्टेड थे और माताजी हमारे साथ जोधपुर थी, तो जो उन पेरेंट्स का सेपरेट होकर रहना कि बच्चों की एजुकेशन के लिए अपने आप को जो सेक्रीफाइस करना है कि आप जाइए उनका मदद कीजिए, ये भी पिताजी और मैं माताजी को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब जोधपुर गए थे, तो पढ़ाई के अलावा जो भी आपका होता है, कपड़ा धोना, जो खाना घर पीना, के सारे घर के कामकाज सामान है। होता है, तो माताजी जब नहीं होती थी, तो हमारे जो बड़े भाई है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर अच्छा, हरीश फिर सेजू। जब आप कोटा गए, जी। तो आपके साथ कौन थे? कोटा गए जब शुरुआत में माताजी हमारे साथ थी, और जो मेरा बड़ा भाई है डॉक्टर ललित सेजू, वो हमारे साथ थे, और वो पीएमटी की तैयारी करते थे और मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करता नहीं तो मदर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होंगे, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। जी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वे चाहे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आपके साथ कोटा गए। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात है। चलिए जापान की ओर चलते हैं। जब आपका पहला साल बीता, जी। आपको कैसा महसूस हुआ? पहला क्या साल कुछ अचीव हुआ? नर्वस हुए, या आपको लगा कि वास्तव में मैं प्रॉपर जगह पर आ गया हूँ? शुरुआत में जब जापान गए, तो शुरुआत में लैंग्वेज ट्रेनिंग थी, तो 5-6 महीने खूब मेहनत मन लगा के जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेन की, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको रहना है तो लैंग्वेज अगर नहीं आती तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होनी थी। और शुरुआत में जब 1 साल के बाद कंपनी का जो वर्क प्लस जापानीज़ कल्चर आया था, तो वहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज होती थी, क्योंकि जो आसपास के जापानीज़ लोग थे वो काफ़ी, क्योंकि उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है और हम तो अभी अभी गए थे, तो इतना समझ में नहीं आता था। तो शुरुआत में वो मुश्किल लगा, तो पर उस वक्त भी मैंने ठाना कि अगर ये मुश्किल लग रहा है, उस वक्त अगर कंपनी छोड़ देता, तो ये मुझे लगता है कि बीच में जो गिव अप वाला एटीट्यूड है, वो मुझे नेवर गिव अप का हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। कि मेरे को लगा कि ये जापानीज, जब तक ये कंपनी मेरे को लगा कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, अब मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही, तभी उस कंपनी को छोड़ो। नहीं तो वहाँ आप ये देखिए कि अमेरिका का एक लोगों में क्रेज ज़्यादा है। जी। लोग अमेरिका ज़्यादा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। जापान में इंडियन स्टूडेंट कम क्यों जाते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश, आप जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका हो गया,
इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ लैंग्वेज की। इतनी दिक्कत नहीं आती। जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से ज़रूर दिक्कत आएगी, बट जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती है वो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, जैसे हमारा जापान हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे इतने इंडियन स्टूडेंट जाना प्रेफर नहीं करता। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जापानी में हमारे श्रोताओं को नमस्कार कीजिए, जी, आप नमस्कार करें जापानी में। जापान। तो जापानी में कोनिचिवा मतलब इसका हेलो होता है। हाँ। तो कोनिचिवा वताशी वा सेजू माहिपारु तोमोशिमासु योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। ये जापान का ये कल्चर है। जी जैसे भी आप कोई मीटिंग में जा रहे हो तो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु, इसका मतलब ये होता है कि प्लीज़ बी काइंड टू मी। और जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो एक मीटिंग और एक कंपनी की हेल्प के लिए और देश को ग्रो करने के लिए। तो ये जो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि हम मिल के काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, और कोई भी अगर चीज़ इंडिफरेंस आते हैं, हमारे मतभेद होता है, तो उसको एक कलेक्टिव टीम की तरह लेंगे और ग्रोथ करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि हम वहाँ इंडिविजुअल नहीं है। अगर कोई समस्या भी है तो उसको हम मिलजुल करके फेस करेंगे। जी। और जापानी आपने बोल दी, लेकिन हमें तो चीज़ वो जो समझ में आनी थी वो आ गई। अच्छा, अभी कितने वर्षों से आप वहाँ हैं? जी, अभी मुझे जापान में 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और अभी अभी मैंने जब अखबारों में और सोशल मीडिया में पढ़ा कि 25 साल की एज और 1 करोड़ का पैकेज, तो आपको भी, हमारी जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें जो देख रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि 25 वर्ष की एज और 1 करोड़ का पैकेज, तो आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी जंप महिपाल ने लगा दी? अभी आप 1 करोड़ का जब पैकेज ले रहे हैं तो धरती पर ही है कि उड़ रहे हैं? ये आपने ये पॉइंट उठाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं शुरू से ही मेरा एक दिमाग में और जो भी मेरा स्वभाव रहा है, पर्सनैलिटी, उस पर मैंने ये रखा था कि पैसा कभी भी आपके पर्सनैलिटी को फ़र्क नहीं डालना चाहिए। आपसे कोई भी मिले, जब भी वो पाँव ज़मीन पर रहे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हवा में उड़ने से कुछ मिलना है नहीं। ज़मीन में लोगों के साथ जुड़ के, ज़मीन में लोगों को साथ चल के जो भी आगे बढ़ना चाहेंगे वो हमेशा एक अच्छा रहता है। तो सक्सेस को कभी भी मैं अपने दिमाग में ज़्यादा चढ़ने नहीं देता। सक्सेस को दिमाग पे चढ़ने मत दीजिए और अपने पांव जमीन पर रखिए, ये महिपाल जी कह रहे हैं। इनको मैं अगला सवाल जो पूछ रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब जब आप जापान चले गए हैं जी, तो वहाँ की नागरिकता लेंगे, जी, वहीं शादी करेंगे और वहीं बस जाएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ का एक ट्रेंड रहा है। जी। तो हम जो गार्जियन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, क्या करें, क्या भरोसा करें, ट्रेंड क्या सोच रहे हैं? जाइए, वहाँ जम जाइए, जी। क्योंकि विदेश जाने के बाद बहुत कम लोग अपने घर में आकर के वापस काम करते हैं। जी, तो आपका भी ऐसा ही है? जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जाके वहाँ नागरिकता हमेशा मेरा शुरू से रहा कि मैं इंडिया की ही रखूँगा। कोई भी देश में जाऊँ, अगर मिल भी जाए, 5 साल काम किया, इतना पैकेज है, मुझे लगता है बहुत आसानी से मिल जाएगी, पर मेरा कोई उसको लेने का अभी मन नहीं है। मैं लेना भी नहीं चाहूँगा, भारत का ही नागरिक रहना चाहूँगा। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी कंपनी खुद की स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं इंडियन हूँ और इंडियन ही रहूँगा, देश में लौटूंगा और देश के लिए काम करूँगा। APJ अब्दुल कलाम साहब भी यही कहते थे कि मैं देश के लिए जन्मा हूँ, देश के लिए काम करूँगा। लेकिन जब आप वहाँ कंपनी खोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी इवेंट है। जब आप अपनी स्वयं की कंपनी वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद तो फिर इंडिया को भूल जाएंगे। जी, इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो कंपनी है वो जो जापान की IT रिक्वायरमेंट्स है, जो भी IT कंसल्टिंग की सर्विसेज होगी, जो भी हमारे यहाँ पे भारत में IT के जो युवा लोग हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए एक ब्रिज की तरह काम करेगा। वाह। तो जो भी इनकम जनरेट होगी जापान की, इनडायरेक्ट वे में वो हमारे इंडिया में आएगी, प्लस जो यहाँ पे रोजगार जनरेट होगा, वो मेरा मेन वहाँ पर्पस है। टैक्सेशन का क्या प्रोसेस है? टैक्सेशन जो हमारे इंडिया में है, स्लैब वाइज जो टैक्सेशन होता है वो लगता है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे रेजिडेंस टैक्स एक होता है जो आप अपनी सिटी को देते हैं, जो सिटी की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है उसमें वो यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपनी कंपनी वहाँ खोलेंगे। और दोस्तों जो सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि महिपाल जी
जापान में रह करके भी अपनी कंपनी खोलेंगे और इंडियंस जो हमारे हैं जिनमें बहुत टैलेंट पड़ा है उन लोगों को वहाँ जापान ले जाएंगे, उन्हें भी सर्विस देंगे, सर्विस का मौका देंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाएंगे और इंडिया के लिए काम करते रहेंगे। जब इनको लगेगा कि इंडिया जाना है तो लौट के आ जाएंगे। मुझे आज इन पे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे यूथ जो भी बाहर गए हैं वो इंडिया लौटना नहीं चाहते क्योंकि इंडिया में इतना पैसा नहीं मिलता। क्या ऐसा महसूस करते हैं? पैसे का एक जो बहुत बड़ा पैरामीटर लेके जो भी लोग चलते हैं, मुझे लगता है कि वो अगर सिर्फ उस तरीके से देखेंगे तो भारत में आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके मेंटेलिटी में जो भी बातें हो रही वो बैठ नहीं पाएंगी। पैसे से भी ज़्यादा एक बड़ा होता है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं, आप अगर आगे गए तो आपके साथ भी 20-50 लोग और जाएंगे, फिर वो आगे 20-50 और लोगों को जाएंगे। तो एक जो जनरेशन को आप जो देते हैं, जो आपने समाज से लिया है, जो भी सीखा, वो एक वापस देने का एक मौका है। बहुत और अच्छा, वो एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बहुत अच्छा। आपने जो समाज से लिया है, देश से लिया है, देश को लौटाना हमारा कर्तव्य बनता है। अभी 5 साल से वहाँ है। जब इतने दिनों तक तो आप इस पैकेज को छुपा करके बैठे रहे, आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अभी हम सबको तो जैसे ही घर वालों को मालूम पड़ा, दूसरे लोगों को मालूम पड़ा तो बहुत खुश हुए जी। या आपको लगा कि ईर्ष्या होने लगी है? शुरू में जब पैकेज लगा था अप्रैल में, तब मैं इतना पैसों को इतना वैल्यू देता नहीं था, तो घर वालों से एक बार डिस्कस किया था, बट जो पूरा सैलरी का जो भी पैकेज वो डिस्कस नहीं किया। पर जो अभी छुट्टियों में जब मैं घर आया था तो घर वालों ने पैकेज के बारे में, नई जॉब के बारे में एक बार डिस्कस किया, तो उस वक्त मैंने ये बताया जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं पैसा या जो भी सक्सेस को अपने दिमाग में नहीं जाने देता। तो वही शुरू से मेरा स्वभाव रहा है। और इस पूरी सफलता का श्रेय आप अपनी मेहनत को देते हैं, गार्जियंस को देते हैं, किसको देते हैं? मैं मानता हूँ कि दोनों का, सबका साथ अगर नहीं होता तो जो पोजीशन पे आज मैं हूँ वहाँ नहीं होता। सबसे बड़ा तो फैमिली का ही सपोर्ट रहा है, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भैया और जो अभी मेरे से बड़े भाई हैं। भाई घर में तो आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IITN, यानी पूरा परिवार एजुकेशन को लेकर के बहुत आगे है। हमारे यूथ जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो ये रहेगा कि आप अगर लाइफ में एक चीज़ ठान लो तो उसके प्रति मेहनत करते रहो। आपके आसपास के लोग शायद आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको सपोर्ट करेंगे, बट आपको अपने पाथ पे फोकस करना है और उसके प्रति 100% एफर्ट लगा के काम करना है। और जब तक वो अचीव नहीं हो जाता, रुकना नहीं है, चलते रहना, चलते रहना। वाह! यानी असफलताएं, कठिनाइयां, परेशानियां किसके सामने नहीं आई, ये तो आप जानते हैं। महिपाल जी ये कह रहे हैं कि एक लक्ष्य साधें, चलते रहें, मेहनत करते रहें। हारना भी है लेकिन हारने के बाद जीत भी निश्चित है। तो आज मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व से आप लोगों को रूबरू कराया है जो निम्ला में पैदा होने के बाद हिंदी मीडियम में पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम हुआ, फिर उसके बाद जापान चले गए, जापान की लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और बहुत जल्द वो अपनी स्वयं की कंपनी खोलने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व को आज हमने आपके सामने पेश किया। मैं आप सब लोगों की ओर से महिपाल जी के परिवार को, महिपाल जी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मेरा तो इतना ही कहना है कि हमेशा इंडियन रहें और भारतीय जो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भारत के समान कोई देश नहीं है और इसके समान देशभक्ति और कहीं नहीं है। तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 22 लर्निंग स्टूडियो में आप आए, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने अपना